आइए बच्चों, आज हम एक मनुष्य के छोटी आंत में रहने वाले परजीवी फीताकृमि के बारे में पढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम है और इसे पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। यह हमारी छोटी आंत में पाया जाता है और यह एनिमेलिया किंगडम जंतु जगत से और इसका सब किंगडम मेटोजोआ है और संघ प्लेटीहेलमिन्थेस और इसकी क्लास जो है सेस्ट्रोडा और टीनिया प्रजाति का है और सोलियम इसकी जाति है। आज हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। टीनिया सोलियम पूर्णतः परजीवी होता है और यह 9 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। इसका शरीर पूरा चपटा होता है फीते के समान, इसीलिए इसे फीताकृमि भी कहते हैं। इसके शरीर को 3 भागों में बांटा है, शीर्षस्थ या स्कोलेक्स और गर्दन और स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स, गर्दन और स्ट्रोबिला। जो पहला भाग है सिर या स्कोलेक्स, इसका अगला सिरा आल्पिन की घुंडी के समान होता है, जो कि हम चित्र में देख सकते हैं। अगले सिरे पर एक उभरी हुई रचना होती है जिसे रोस्टेलम कहते हैं। इस उभार के ऊपर 2 कतारें होती है, 22 से 32 तक काइटिनी हुक लगे होते हैं इसके अंदर। ये हुक छोटे छोटे और बड़े बड़े आकार के एकांतर क्रम में लगे होते हैं और स्कोलेक्स पर पार्श्व में पीछे की ओर 4 प्याली के समान चूषक लगे होते हैं जिसे एसिटाबुला कहते हैं और ये इसी के द्वारा हमारी आंत पे चिपका होता है। दूसरा भाग है गर्दन। स्कोलेक्स के ठीक पीछे वाला भाग गर्दन कहलाता है। इसमें पाए जाने वाले देहखंड छोटे होते हैं और 7 से 8 देहखंड प्रतिदिन बनते हैं इसमें, इसलिए इसे प्रचुरोद्भवन वाला प्रदेश भी कहते हैं। दिन भर इसमें 7-8 खंड बनते रहते हैं। गर्दन के ठीक नीचे यह होता है। तीसरा भाग है स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम का शरीर 800 देहखंडों का बना होता है। नए देहखंड लंबाई की अपेक्षा चौड़े अधिक होते हैं। जो नए होते हैं वो चौड़े होते हैं और जो पुराने होते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। टीनिया सोलियम की संपूर्ण सतह परमिएबल क्यूटिकल से ढका होता है। पूर्ण परिपक्व देहखंड इसके अंतिम सिरे से अलग हो जाते हैं। जो पूरे परिपक्व हो जाते हैं जो देहखंड वो अलग हो जाते हैं और शरीर से मल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और मनुष्य की आहार नाल की जो छोटी आंत का परजीवी है, इसमें पाचन तंत्र नहीं होता है क्योंकि ये हमारा पचा हुआ भोजन ही चूसता है, इसलिए इसके शरीर में पाचन तंत्र नहीं होता है। और जो जननांग होते हैं वो उभयलिंगी होता है। इसमें नर व मादा दोनों अंग एक ही जीव में होते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी कहते हैं। नर तथा मादा अंगों दोनों अंतिम देहखंड बड़े हुए निषेचित अंडों से भरे हुए गर्भाशय होते हैं। जो इसके अंतिम खंड होते हैं उनमें अंडे भरे होते हैं, वह गर्भाशय होता है। और नर और मादा जननांग के कौन कौन से भाग है ये देख लेंगे हम। नर जननांग में वृषण होते हैं जो असंख्य होते हैं बिखरे हुए, और वासा इन्फ्रेशिया ये भी असंख्य होते हैं। वासा डिफरेंस 1 होता है, शीशन 1 होता है, जनन एस्ट्रियम 1 होता है। और मादा जननांग में अंडाशय होते हैं 2, अंडवाहिनी होती है 2 और पीतक ग्रंथि होती है। अंडवाहिनी महलीज ग्रंथियाँ होती है, गर्भाशय 1 होता है और वेजाइना भी 1 होता है। इस जंतु में प्रायः स्वनिषेचन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। इसका जो जीवन चक्र है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका आधा जीवन चक्र जो होता है मनुष्य में होता है और आधा जीवन चक्र सूअर के अंदर होता है। टीनिया सोलियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषिताओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पोषिता होता है मनुष्य और द्वितीयक सेकेंडरी होस्ट होता है सूअर, जिसे पिग भी बोलते हैं, PIG पिग, सूअर। मानव शरीर में जीवन चक्र। परिपक्व अंडाशयों में अंडवाहिनी के आकार गर्भाशय में शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं और कोशिकाओं द्वारा घिर जाते हैं। फिर उसके बाद महलीज ग्रंथि एक कवच के रूप में चारों तरफ बन जाती है। इसे अंडे संपुटिका कहते हैं। धीरे धीरे गर्भाशय में पहुंचते रहते हैं। इस प्रकार गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है और कम से कम 35,000 अंडे इसके अंदर होते हैं और फिर यह इसके शरीर से अलग हो जाता है। हेक्साइकन, यह देहखंड टूटकर मल के साथ मनुष्य के शरीर से बाहर आ जाता है। जो टूटा हिस्सा है उसे बोलते हैं हेक्साइकन। संपुटिता का
परिवर्धन गर्भाशय में होता है जिसे मोरूला कहते हैं। इसकी बाहरी कोशिकाएं काइटिनस फ्यूल उत्पन्न करती है जिससे संपुटिका के भीतर दूसरा कवच बनता है जिसे एम्ब्रियोफोर कहते हैं। इस समय यह भ्रूण 6 कांटे बन जाते हैं और इसे हेक्साकैंथ कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कांटे बन चुके होते हैं। इस अवस्था को भ्रूण आन्कोस्फीयर कहते हैं। यह परिवर्तन देहखंड से उस समय तक पूरे हो जाते हैं जब मनुष्य के भोजन नली से यह बाहर निकलते हैं। इसके पहले ये पूर्ण हो जाते हैं और फिर जब बाहर निकल जाते हैं और जब सूअर उस मल को खाता है जिसके अंदर ये होते हैं परिपक्व देहखंड, तो ये सूअर के शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अंड कवच गल जाती है, जो इसके ऊपर जो कवच होता है वो गल जाता है और स्वतंत्र हो जाते हैं ये, और भोजन नली की दीवार को छेद करके रक्त वाहिनियों से होते हुए हृदय में जाते हैं और फिर पूरे शरीर की मांसपेशियों में जाकर रुक जाते हैं और इनके हुक भी नष्ट हो जाते हैं। और ये तरल गुहा बनी होती है केंद्र में, ये क्यूटिकल की परत द्वारा परिकोष्ठित हो जाते हैं, मतलब ऊपर से इनके ऊपर एक कोष्ठ बन जाता है। इस रचना को सिस्टी सर्कस या लार्वा कहते हैं। इसकी दीवार एक तरफ धंसती है, दूसरी भीतरी दीवार पर 4 चूषक होते हैं जिसे रोस्टेलम बन जाते हैं। इस तरह प्रोस्कोलेक्स कहते हैं। अब यदि कोई मनुष्य सूअर का अधपका मांस खाता है जिसे सिस्टी सर्कस होता है, तो वह मनुष्य के पेट में पहुंच जाता है जिससे चूषक और रोस्टेलम बाहरी परत पर आ जाते हैं। फिर इनकी ग्रीवा बनती है और ब्लैडर धीरे धीरे नष्ट होता है और ये आंत की दीवार पर चिपक जाते हैं और फिर वापस से प्रौढ़ होने लगते हैं और फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इनका आधा जीवन चक्र जो होता है मनुष्य के अंदर होता है और आधा सूअर के अंदर होता है। और आजकल ये बीमारी इसलिए कम देखने को मिलती है कि सूअर भी बाहर कम घूमते हैं और उनको मल खाने को भी कम मिलता है क्योंकि सब दूर शौचालय बन गए हैं, इसलिए ही इस बीमारी पर नियंत्रण भी हुआ है। नहीं तो ये बीमारी कुछ सालों पहले जब ये शौचालय नहीं थे, जगह जगह बाहर लोग मल विसर्जन करते थे और लेटरिन भी वो खुली वाली होती थी जिसमें सूअर घूमते रहते थे, तो उस समय ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती थी। टीनिया सोलियम का आर्थिक महत्व। टीनिया सोलियम मानव जाति के लिए अत्यंत हानिकारक जंतु है। यह मनुष्य में निम्न प्रकार की हानियाँ पहुँचाता है। एक तो परजीवी होता है, तो हमारी आंतों को छिन्न भिन्न कर देता है जिसके ऊपर ये चिपका होता है, और इसकी अधिकता से कभी कभी पाचन नली बंद तक हो जाती है जिससे भोजन के पाचन में बहुत कठिनाई आती है और मनुष्य रोगी हो जाता है। यह मनुष्य के पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। इससे दिन प्रतिदिन मनुष्य कमज़ोर होता जाता है और शीर्ण शरीर होता जाता है उसका, और यह कारण रहता है उसका टेपवर्म या फीताकृमि। ये रक्त प्रवाह के साथ शरीर के सभी अंगों में जैसे हृदय, यकृत, फेफड़ों, मस्तिष्क तक भी पहुँच जाते हैं जिससे ये अंग उचित रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। अब हमें इसके बचाव के लिए क्या क्या करना है। और एक तो मैंने बता ही दिया कि शौचालय में जब सब लोग जाने लगे हैं तो एक बचाव तो बहुत बड़ा हो ही चुका है जिससे कि ये बीमारी बहुत कुछ नियंत्रित हो चुकी है। और दूसरा है कि हम फल और सब्जी खाएं तो उसे अच्छे से धोकर खाएं। इस रोग से ग्रसित रोगी के मल को भी जला दें और सूअर न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। सूअर के मांस को अगर कोई खाते हैं मांसाहारी लोग तो वह अच्छे से पका कर खाएं जिससे वह लार्वा नष्ट हो जाए जो आपके पेट में जाके फीताकृमि के रूप में बड़े होने लगेंगे। फिर उसके बाद है सेंटोनिन, मेपाक्राइन, चीनीपोडियम, इनके जो तेल होते हैं, टेट्राक्लोराइड, क्वानाक्राइन, इन सब रोगियों को दवाएं दी जाती है ये, जिससे कि इनका पेट में ही इनको ख़त्म किया जा सके। और फीताकृमि का वैज्ञानिक नाम जो है टीनिया सोलियम होता है। फीताकृमि का जीवन चक्र 2 पोषिताओं मनुष्य और सूअर में पूरा होता है। फीताकृमि के शरीर में मुख्य 3 भाग होते हैं, स्कोलेक्स, गर्दन, और एक और जो होता है वो होता है स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम की भ्रूण की वह अवस्था जिसमें 6 कांटे होते हैं उसको एसिटाबुला या चूषक कहते हैं। टीनिया सोलियम के जीवन चक्र के बारे में हमने बता ही दिया है कि किस तरह से मनुष्य और सूअर के अंदर ये प्रवेश करता है और बड़ा होता है। ये एक जीवन चक्र का चित्र भी बना है, वो भी देख सकते हैं।